गुड इवनिंग एवरीवन। तो एक लेक्चर हम लेके आए हैं युद्ध की नैतिकता यानी एथिक्स ऑफ वॉर। तो देखिए आजकल बहुत सारे वॉर चल रहे हैं, है ना। ईरान का चल रहा है इसराइल और अमेरिका के साथ। उसके अलावा इतनी सारी गल्फ कंट्रीज पे अटैक किया है ईरान ने। उसके अलावा रूस यूक्रेन का वार चल रहा है 4-5 साल से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एथिक्स का सिलेबस है वो भी स्टैटिक नहीं है, उसमें भी करंट ओरिएंटेड बहुत पूछा जाता है। वर्तमान में जो मुद्दे चल रहे हैं उनके नीति शास्त्र के क्या पहलू हैं, उनसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशंस के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं एथिक्स में। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी पूछता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग एरिया रहा है। तो एक टॉपिक है युद्ध की नैतिकता। तो देखने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी जो है किस तरीके से किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर कैसे क्वेश्चन पूछता है और क्या पॉइंट हमको लिखने होते हैं और कितने पहलू उस पर्टिकुलर टॉपिक पर हो सकते हैं। तो 7 इम्पोर्टेंट सब थीम्स होती हैं इसकी युद्ध की नैतिकता को लेकर के। उस पर हम बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या होती है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, अक्सर जब भी कोई पॉपुलर टॉपिक होता है तो यूपीएससी उसके विभिन्न पहलुओं से क्वेश्चन पूछता है। तो युद्ध जब होता है तो उससे जुड़ी हुई कौन सी नैतिक चिंताएं हैं और किन चीजों का ध्यान रखना होता है कि कौन सी चीजों को नैतिकता के दायरे में रखा जाना चाहिए। नैतिक युद्ध क्या होता है, वो कौन सी परिस्थितियां होती है जिनमें युद्ध को अप्रूव्ड माना जाना चाहिए, एक्सेप्टेबल माना चाहिए। ये सदियों से हमारे हमारे इस इतिहास की स्मृतियों में, हमारी संस्कृति में, हमारे ग्रंथों में जो है युद्ध की नैतिकता पर बात हुई है। आपने महाभारत पढ़ी होगी, उसमें गीता का जो उपदेश है उसमें जो है लगातार जो है युद्ध की नैतिकता पर बात होती है। तो कल्चरली, सांस्कृतिक तौर पे, ऐतिहासिक तौर पे हमेशा से युद्ध की नैतिकता पर जो है चर्चा हो रही है, एक बड़ा टॉपिक रहा है। तो वन बाय वन हम देखेंगे। 7 डिफरेंट सब थीम्स हैं, पहलू हैं जिन पर युद्ध की नैतिकता को लेकर के बात होती है। और युद्ध में नैतिकता के जो पहलू हैं वो इन 7 पॉइंट्स के बेस पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत, जस्ट वॉर थ्योरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा है नागरिक क्षति और गैर युद्धक उन्मुक्ति का सिद्धांत, यानी कि नॉन कॉम्बेटेंट फ्रीडम का जो प्रिंसिपल्स होता है कि किन लोगों को युद्ध में जाना चाहिए, किन लोगों को जो युद्ध में शामिल नहीं है उनके नैतिक अधिकार क्या होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट थीम जिसके बेस पे हम इस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे वो है हथियार और युद्ध के सामान, कौन से वेपन्स इस्तेमाल होने चाहिए, कौन से वेपन्स इस्तेमाल नहीं होने चाहिए नैतिकता के दृष्टिकोण से। उसके अलावा युद्ध में शामिल दोनों पक्षों के जो कॉम्बेटेंट होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनके साथ व्यवहार के कौन से नैतिक दायित्व होते हैं किसी राष्ट्र राज्य के। उसके अलावा जेनोसाइड का आपने बहुत नाम सुना होगा। तो वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, जो भी रूस यूक्रेन में और पैलेस्टाइन में जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से। तो जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स क्या होते हैं और उसमें शामिल पक्षों की जवाबदेही क्या होनी चाहिए, उसके लेकर के क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स हैं और उनका कितना पालन हो रहा है और क्या और किए जाने की जरूरत है। छठा इंपॉर्टेंट थीम होगा इसका युद्ध अर्थव्यवस्था और नैतिकता। आपने बार बार सुना होगा कि जो इकोनॉमी, बहुत सारी इकोनॉमीज होती हैं जो वॉर के टाइम पे उनको बेनिफिट होता है और कई इकोनॉमीज ऐसी होती है जिनको नुकसान होता है ना। जो वेपन्स बेस्ड इकोनॉमीज हैं या एनर्जी बेस्ड इकोनॉमीज हैं, तो वो वॉर से नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों तरीके से इम्पैक्ट होती हैं। उसका एक थीम हम देखने की कोशिश करेंगे। सातवां जो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल सोशल मीडिया के एज में जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है वो है इंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और ट्रूथ। तो कहते हैं ना कि वॉर जब होता है तो उसका सबसे बड़ा विक्टिम ट्रूथ होता है, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है विरोधी पक्ष को, शत्रु पक्ष को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करने के लिए, उसकी वजह से लोगों के सामने में फेक इन्फॉर्मेशन आती है। और इसका भी एक नैतिक पक्ष होता है। तो इन 7 अलग अलग थीम्स के बेस पे हम युद्ध की नैतिकता या एथिक्स ऑफ वॉर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमने बोला था कि हम बात करेंगे न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत। तो न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत जो है इसके 3 इंपॉर्टेंट पक्ष होंगे, सब एस्पेक्ट होंगे। हम एक थीम पर बात कर रहे हैं। पहली थीम है न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत या जस्ट वॉर थ्योरी, जस्ट वॉर।
तो जस्ट वॉर में तीन एस्पेक्ट हो जाएंगे। लैटिन भाषा का एक शब्द है जस्ट एट बेलम, इसका मतलब होता है युद्ध आरंभ करने के न्यायोचित कारण। तो जब वॉर होता है तो उसके तीन पक्ष होते हैं। एक तो पहला वो स्टार्ट होता है, दूसरा जो है युद्ध का चल रहा होता है, और तीसरा जो है जब युद्ध समाप्त हो जाता है युद्ध के पश्चात। इन तीनों पक्षों से हम जस्ट वॉर थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी कोई युद्ध होता है तो उसके आरंभ करने के न्यायोचित कारण जस्ट कॉज क्या होते हैं, तो उसके चार इंपॉर्टेंट जस्ट कॉज होने चाहिए। एक तो ये युद्ध जो है वो जस्ट होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। जो शुरू किया गया है, एक उस जस्टिफिकेशन को तीन बेसिस पे हम लोग सही ठहराते हैं। या तो वो सेल्फ डिफेंस में किया गया है, या फिर जेनोसाइड को रोकने के लिए किया गया है। अगर किसी के ऊपर अटैक हुआ तो वो अपने बचाव के लिए अगर युद्ध कर रहा है तो वो जस्टिफाइड है नैतिक दृष्टिकोण से। या फिर किसी एक समुदाय को उसका सफाया करने के लिए उसके ऊपर हमला किया जा रहा है तो जेनोसाइड को रोकने के लिए भी युद्ध को न्यायोचित ठहराया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैध प्राधिकरण द्वारा घोषित होना चाहिए। जैसे इस पॉइंट पे आप जानेंगे कि पहले ये माना गया था कि ये पावर संयुक्त राष्ट्र संघ को दी गई है। हमने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ये माना जाता है कि जब तक यूनाइटेड नेशंस में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, युद्ध को अगर थोपा गया है तो फिर वो वैध प्राधिकरण द्वारा डिक्लेयर नहीं माना जाना चाहिए। ये बात हमेशा से अमेरिका की विदेश नीति की आलोचना करते समय इस बिंदु को लाया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जस्ट एट बोलम का, यानी कि युद्ध आरंभ करने के न्यायोचित कारण का, कि युद्ध जो है वो अंतिम विकल्प होना चाहिए। कि मतलब कि पहले डिप्लोमेसी ट्राई की गई, कूटनीति के जरिए रोकने का प्रयास किया गया, अगर कोई भी उपाय नहीं बचा है तो तब ऐसी परिस्थिति में ही युद्ध थोपा जाना चाहिए। जैसे कि अभी जब ईरान के साथ जो इजराइल अमेरिका की लड़ाई चल रही है तो उनके बीच में डिप्लोमेसी की बात चल रही थी, कूटनीतिक वार्ता चल रही थी, और अचानक से जो है इजराइल और अमेरिका ने पहले हमला कर दिया। तो उसमें ईरान का तर्क है कि डिप्लोमेसी फेल नहीं हुई थी, डिप्लोमेसी को जानबूझकर फेल किया गया। तो ये देखा जाना चाहिए कि क्या सारे शांतिपूर्ण विकल्प समाप्त हो गए हैं। डिप्लोमेसी के बिना, कूटनीतिक वार्ता के बिना अगर युद्ध थोपा गया है तो उसको जस्ट वॉर या न्यायपूर्ण युद्ध नहीं माना जाना चाहिए। चौथा है कि इंटेंशन सही होना चाहिए। इंटेंशन सही होने का क्या मतलब है कि अक्सर जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो कमजोर देशों में जो है उनके रिसोर्सेज को हड़पने के लिए जो है हमला कर देते हैं। तो ये जो है इसको एथिकल वॉर नहीं माना जा सकता। क्योंकि आपने जैसे वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला था, तो उसमें साफ तौर पर पहले तो तर्क दिया गया कि वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, लेकिन बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति खुद बोल रहे हैं कि इनके जो तेल के जो संसाधन है वो हमें चाहिए। तो ये गलत माना जाएगा, ये एथिकल वॉर नहीं माना जा सकता। अब जस्ट वॉर थ्योरी यानी कि जो न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत है उसका, उसकी दूसरी सब थीम है वो है जस्ट इन वेलो। यानी कि जब युद्ध हो रहा है तो उस दौरान क्या किया जाना चाहिए, उस दौरान कौन से नैतिक सिद्धांत है जिनका पालन किया जाना चाहिए। तो उसके तहत क्या क्या आ सकते हैं कि एक होता है कॉम्बेटेंट और एक होता है नॉन कॉम्बेटेंट। यानी कि सिविल और जो मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उनके बीच में अंतर किया जाना जरूरी है। युद्ध में नागरिक शामिल नहीं होते हैं तो नागरिकों पर हमला नहीं किया जा सकता है। ये किसी भी दृष्टिकोण से नैतिक नहीं माना जाएगा। दूसरा होता है आनुपातिकता का सिद्धांत। आनुपातिकता का सिद्धांत क्या होता है कि मान लीजिए कि दो देशों के बीच लड़ाई चल रही है, एक देश बहुत स्ट्रांग है तो वो कमजोर देश पर बहुत ज्यादा आनुपातिकता से, यानी कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अगर हमला कर रहा है तो उसको नैतिक नहीं माना जा सकता। जैसे कि आप इजराइल फलस्तीन के मामले में ये कह सकते हैं कि फलस्तीन की जो सैन्य क्षमता है वो इजराइल के बराबर नहीं है, या रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध में कह सकते हैं। तो प्रयुक्त बल जो है वो जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल होना चाहिए, डराने के लिए या फिर उस जो कमजोर पक्ष को सरेंडर के लिए जबरदस्ती जो है उनके ऊपर आनुपातिकता से अधिक हमला नहीं होना चाहिए। अनैतिक साधनों का प्रयोग नहीं हो सकता युद्ध में, यानी कि टॉर्चर नहीं कर सकते हो आप, डराने के लिए, भय पैदा करने के लिए कई बार जो है वर्जित हथियार, जो बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उनके तहत रासायनिक हथियार हैं, जैविक हथियार हैं, उनका प्रयोग जो है वर्जित होता है। ऐसे साधनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो एक्सेप्टेड नहीं है, उनको भी अनैतिक माना जाएगा। मैंने बोला था तीन इंपॉर्टेंट पक्ष होंगे जस्ट वॉर थ्योरी के। एक तो जो वार स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा जो वार हो रहा है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है जस्ट पोस्ट बैलम। ये होता है कि युद्ध के बाद क्या सिचुएशन होती है। जब वॉर होता है तो उसमें जान माल की बहुत नुकसान होती है, जनधन की हानि होती है, वहां पर कई सारे मानवाधिकारों का हनन होता है, दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करने की और कंपेंसेशन दिए जाने की जरूरत होती है।
तो युद्ध के बाद न्याय के कौन से सिद्धांत हैं? एक तो रिकंस्ट्रक्शन, कंपनसेशन और पीस प्रोसेस का ऑब्लिगेशंस होता है। अगर कहीं पर लड़ाई हुई दो पक्षों के बीच में, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भी और दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है कि वो वहां पर पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति, पुनर्निर्माण और पीस स्टैब्लिश करने का ऑब्लिगेशन उनका होता है। दूसरा होता है युद्ध अपराधों की जवाबदेही। अगर युद्ध के दौरान युद्ध के जो नियम है जिनको जिनेवा कन्वेंशन के तहत कंपाइल किया गया है, अगर कोई अपराध किए हैं, जैसा मैंने बोला वॉर क्राइम्स या जेनोसाइड किए गए हैं, तो जिस पक्ष ने जेनोसाइड किया है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में। जैसा आपने देखा होगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जो है आईसीसी ने समन किया था एक बार, तो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तीसरा है कि युद्ध के बाद किसी एक पक्ष पर शोषणकारी शांति शर्तें नहीं लागू की जा सकती हैं। जैसा आप लोग विश्व इतिहास में पढ़ते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध में दोनों पक्षों की बराबर की जिम्मेदारी थी, लेकिन सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वर्साई संधि के तहत जर्मनी के ऊपर डाल दी गई, जिसकी वजह से फिर बाद में जर्मनी में रिजेंटमेंट होगा, असंतोष होगा और हिटलर को हम देखेंगे नाजी शासन स्थापित होगा। तो कभी भी ये युद्ध के जो जस्ट वॉर थ्योरी है, पहला हमने बोला था पहली थीम हमारी क्या है, जस्ट वॉर थ्योरी, उसके तहत तीन सब थीम आ जाएंगी कि युद्ध के दौरान युद्ध के आरंभ करने के क्या कारण एक्सेप्टेड होते हैं नैतिक दृष्टिकोण से, युद्ध के दौरान जो है पक्षियों को कौन सा आचरण बरकरार रखना होता है, और युद्ध के बाद जो है क्या किया जाना चाहिए, कौन से नैतिक दृष्टिकोण से कौन से एक्सेप्टेड उपाय अपनाए जाने चाहिए। अब इसी में जो एथिक्स ऑफ वॉर है उसमें दूसरा जो थीम है वो है नागरिक क्षति और गैर युद्धक उन्मुक्ति, यानी कि जो नॉन कॉम्बेटेंट हैं, जो लोग वॉर में डायरेक्टली शामिल नहीं है, उनको उनको लेकर के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। नॉर्मली होता क्या है, जो वॉर होता है तो जो सिविलियंस होते हैं वो अपने देश का, अपनी सरकार का समर्थन करते हैं क्योंकि उनके ऊपर हमला होता है, तो उनको जो है, लेकिन वो वॉर में डायरेक्टली शामिल नहीं होते हैं, तो नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वाले कोई भी उपाय अगर कोई भी पक्ष कर रहा है तो वो नैतिक दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं है। जैसे आपने जब 2022 में 23 में मारियोपोल एक जगह है यूक्रेन में, तो वहां पर उसकी घेराबंदी कर दी गई थी ताकि वहां उससे क्या हुआ, लोगों को सप्लाई नहीं मिलेगी, तो वो अपनी खुद की गवर्नमेंट से जो है युद्ध को समाप्त करने के लिए दबाव डालेंगे, लेकिन नागरिकों को उससे जो है जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, फूड है, वाटर है, उनसे जो है डिप्राइव किया जाता है, तो ये एक्सेप्टेड नहीं माना जाता नैतिक दृष्टिकोण से। दूसरा जो है, जो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं या अदर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऊपर अटैक करना जिनेवा कन्वेंशन के तहत उसका वायलेशन माना जाता है। हालांकि इसका एनफोर्समेंट बहुत वीक है, इस पर भी हम बात करेंगे कि जिनेवा कन्वेंशन जो युद्ध में जो आवश्यक नैतिक सिद्धांत हैं जिनका पालन किए जाने की जरूरत होती है उनका किया नहीं जाता है, लेकिन ये युद्ध उन्मुक्ति का सिद्धांत होता है कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिकों को ऊपर हमला नहीं होगा। दूसरी चीज ये होती है कि शहरी युद्ध एक शब्द होता है कि जो शहर होते हैं वो भीड़ भाड़ से युक्त होते हैं, तो वहां पर अगर कोई शत्रु आके छुप जाता है तो फिर पूरे शहर में जो है उसको ढूंढने के लिए फिर हमला करना पड़ेगा पूरे से, तो इसकी वजह से क्या हुआ, कोलेटरल डैमेज बहुत हो जाता है। कोलेटरल डैमेज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि आप ये नैतिक रूप से ये तर्क नहीं दे सकते हो कि आपने शत्रु को समाप्त करने के लिए या उनको ढूंढने के लिए जो है शहर पर हमला किया, तो ये नैतिक दृष्टिकोण से स्वीकार्य सिद्धांत नहीं माना जाता युद्ध के दौरान। दूसरा चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको हर हाल में जो है युद्ध से बाहर रखा जाता है। तो ये चार सिद्धांत नागरिक क्षति और गैर युद्धक उन्मुक्ति के सिद्धांत हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट थीम है वो है हथियार और युद्ध के साधन, यानी कि जब वॉर चल रहा है तो उसमें कैसे वेपन्स जो है एक्सेप्टेड है, कैसे नहीं है। तो आपने ये बार बार सब सुना होगा, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सामूहिक विनाश के हथियार जो हैं उनका इस्तेमाल जो है किसी भी दृष्टिकोण से एक्सेप्टेड नहीं है, प्रूव नहीं है। इसीलिए जो है जो नाभिकीय हथियार होते हैं या फिर जो बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं उनको प्रूव नहीं माना जाता है कि भाई आप क्योंकि इससे क्या होता है कि नॉन कॉम्बेटेंट को भी नुकसान पहुंचता है जो युद्ध में शामिल नहीं है प्रत्यक्ष तौर पर। तो अगर कोई प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध में शामिल नहीं है तो उसको टारगेट नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए जो है इस दृष्टिकोण से सामूहिक विनाश के जो हथियार हैं वो नैतिक दृष्टिकोण से गलत माने जाते हैं। दूसरा एक नया सब थीम निकल के आ रहा है स्वायत्त हथियारों का। स्वायत्त हथियारों का क्या है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंटिन्यूसली यूज हो रहा है। अब ये हम अभी 2-4 साल पहले यूपीएससी ने मेंस में पूछ भी लिया था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न होने वाले जो नैतिक चुनौतियां हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले जब ईरान और अमेरिका के बीच वॉर हुआ था तो उसमें एक न्यूज आई थी कि क्लाउडे जो एक
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल जो है यूएस आर्मी कर रही है एनिमीज के पैटर्न का डिटेक्शंस के लिए या बेटर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये भी माना जा रहा है कि जो वेपन सिस्टम्स हैं, चाहे वो मिसाइल सिस्टम हो या कोई और क्लस्टर बम वगैरह हो सकते हैं, तो उनमें जो है स्वायत्त हथियारों का इससे क्या होगा कि जो मानवीय अंतरात्मा है या विवेक है उसकी भूमिका जो है खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पास अंतरात्मा और चेतना खुद की नहीं होती है, उनको एक सेट प्रोसीडिंग्स दे दी जाती है, प्रॉम्प्ट दे दिए जाते हैं, उस प्रॉम्प्ट के बेस पे वो एक्शन लेते हैं। तो अभी तक नैतिक दृष्टिकोण से इसको एक्सेप्टेड नहीं माना जा रहा है। इसको किलर रोबोट की भी कॉन्सेप्ट दी गई है, जो ऑटोनोमस वेपन्स होते हैं। तीसरा है क्लस्टर हथियार। अभी आपने देखा हो क्लस्टर वेपन्स क्या होते हैं कि पूरे एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में जो है ऊपर से गिरा दिए जाते हैं। जैसे आपने क्लस्टर बम का सबसे ज्यादा यूज रूस ने यूक्रेन के युद्ध में किया है, जैसे फास्फोरस बम का आपने नाम सुना होगा। तो क्लस्टर हथियारों से क्या होता है, उसमें गैर सैन्य यानी कि जो युद्ध में शामिल नहीं है, गैर युद्धक कॉम्बेटेंट होते हैं, गैर जो सिविल्स हैं, सिविल नागरिक हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये भी युद्ध के साधनों के दृष्टिकोण से क्लस्टर हथियारों का जो इस्तेमाल है उसको स्वीकार्य नहीं माना जाता है। अब नॉन कॉम्बेटेंट और हथियारों के युद्ध के साधन के बाद चौथा इंपॉर्टेंट थीम आती है कि सैनिकों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। भले ही दो पक्षों के सैनिक युद्ध में शामिल हैं, परंतु फिर भी उनके कुछ अपने अधिकार, कुछ उनके दायित्व तो हैं हर किसी पक्ष के। तो दूसरे से शत्रु पक्ष के जो सैनिक होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा, उसको लेकर के क्या एथिकल ऑब्लिगेशंस हैं। एक है अनिवार्य सैन्य सेवा की नैतिकता। तभी युद्ध होता है, राष्ट्रों के द्वारा ये कह दिया जाता है कि सभी नागरिक जो है मैंडेटरी तरीके से जो मिलिट्री है उसमें शामिल होंगे। लेकिन मैंडेटरी सैन्य सेवा को, अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा को जो है व्यक्तिगत नैतिकता के दृष्टिकोण से गलत माना जाता है। व्यक्तिगत नैतिकता के दृष्टिकोण से स्वीकार नहीं माना जाता है। दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक आघात, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति युद्ध में शामिल होता है तो उसके बाद वो कई तरीके की पीटीएसडी, कई मनोवैज्ञानिक बीमारियों से गुजरता है। तो उनको रिकवर करने की जिम्मेदारी भी पक्षों की होती है कि कभी भी उसको इस तरीके से टॉर्चर न किया जाए कि वो ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए कि वो पूरी जिंदगी सामान्य जीवन ना जी सके। एक और कॉन्सेप्ट है कॉन्स्क्रिप्ट्स की। आपने बार बार इसका नाम सुना होगा। रूस ने कई सारे कॉन्स्क्रिप्ट्स को, और यूक्रेन के ऊपर भी आरोप लगाए कि उन्होंने जो है 18 साल से कम उम्र के लोगों को सेना में शामिल किया है। तो जो एडल्ट हैं केवल उन्हीं को जो है सैन्य सेवा के लिए सैन्य सेवा में भेजा सकता है, कॉन्स्क्रिप्ट्स को नहीं भेजा सकता। कॉन्स्क्रिप्ट्स का युद्ध में इस्तेमाल का जो आरोप है वो बहुत पहले से लगता आ रहा है, जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के आज तक। चौथा है कि जो युद्ध के दौरान अगर किसी पक्ष के सैनिकों को पकड़ लिया जाता है तो जिनेवा कन्वेंशन, तीसरा जो जिनेवा कन्वेंशन था उसके तहत ये बोला गया कि उनको ट्रीटमेंट लिया जाए। मान लीजिए कोई रूस का कोई सैनिक है, इसको यूक्रेन ने पकड़ लिया, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल कराया जाएगा, जिस चीज की उसको जरूरत है प्रॉपर तरीके से खाना दिया जाएगा। तो जो पकड़े गए युद्ध सैनिक होते हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। एक इम्पोर्टेंट आप निकल के आ रहा है आजकल, एक होता है आदेश और व्यक्तिगत विवेक। नॉर्मली सैन्य सेवाओं में क्या होता है कि जो ऑर्डर्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर जो है हायरार्की होती है। तो उसमें ये माना जाता है कि व्यक्तिगत विवेक जो है, अगर कोई व्यक्ति ये मान के चलता है कि ये जो युद्ध थोपा जा रहा है ये नैतिक दृष्टिकोण से गलत है, ठीक नहीं है, नैतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, तो उसका व्यक्तिगत अंतरात्मा, अगर उसकी व्यक्तिगत अंतरात्मा उसको कहती है कि वो उसको रिजेक्ट करे तो नैतिक दृष्टिकोण से ठीक है। वो प्रोफेशनल एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है गलत माना जाए, लेकिन व्यक्तिगत नैतिकता के दृष्टिकोण से वो सही डिसीजन माना जाएगा, नैतिकता के दृष्टिकोण से स्वीकार माना जाएगा। एक और थीम आती है जो आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है, खासतौर पे पैलेस्टाइन के रेफरेंस में इसको यूज किया जा रहा है कि जब कोई पक्ष किसी दूसरे पक्ष पर आक्रमण करता है, युद्ध होता है, तो युद्ध अपराध, नरसंहार और जवाबदेही की जिम्मेदारी बनती है। कि मान लीजिए कि किसी एक पक्ष ने किसी दूसरे पक्ष के नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाया ताकि उस देश का जो मोमेंटम है, उसकी जो विल पावर है उसको तोड़ा जा सके, तो इसको भी जो है नैतिक दृष्टिकोण से गलत मान, इसकी प्रतिबंधित हथियारों का उपयोग करना, टॉर्चर करना या फिर जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाना, इसको जो है वॉर क्राइम्स के तहत रखा जाता है। और इसके लिए हालांकि आईसीसी जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है वो है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज तो उससे बाहर हैं, सारे कंट्रीज मेंबर है नहीं। एक तो दूसरा जो है
आईसीसी के जो उसको इन्फोर्स जो ऑर्डर्स होते हैं उसको इन्फोर्स करने का, प्रवर्तित करने का, लागू करने का कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है। दूसरा है कि मानवता के विरुद्ध अपराध, यानी कि अगर नागरिक आबादी पर व्यापक और सुनियोजित आक्रमण किए गए हैं तो उसको लेकर के जो है कोई जो कि नैतिक दृष्टिकोण से गलत माना जाता है, तो ये भी इश्यूज निकल करके आते हैं, नैतिक मुद्दे निकल करके आते हैं कि किसी पक्ष ने दूसरे पक्ष के नागरिकों पर हमला किया तो उसको जो है उसके एथिकल इन्फोर्समेंट को लेकर के कोई प्रॉपर मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। एक है नरसंहार, यानी नरसंहार का क्या मतलब होता है कि यदि कोई एक पक्ष किसी पूरे पूरे निर्जातीय समूह, नस्लीय समूह या धार्मिक समूह को वाइप आउट करने, नष्ट करने का इरादा रखता है तो उसको जेनोसाइड बोलते हैं। अगर जेनोसाइड होता है तो इसकी जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए कि जो है नैतिक जिम्मेदारी इसकी होनी चाहिए कि ऐसा, जैसे आपने रवांडा में देखा होगा हुतू और तुत्सी, हुतू जो ट्राइब थी उसने तुत्सी ट्राइब का लगभग जेनोसाइड कर दिया था। इसके बाद जवाबदेही का एक अंतराल बहुत बड़ा इश्यू है कि अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। उसमें जो है कभी किसी मामले पर मंजूरी जो सहमति ही नहीं बन पाती है, सहमति नहीं बन पाती तो जिसकी वजह से युद्ध में शामिल जो पक्ष हैं अगर उन्होंने जिनेवा कन्वेंशन का वायलेशन किया है, नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया है युद्ध के दौरान, तो उनकी जवाबदेही जो है बना सुनिश्चित कर पाना एक बड़ा इशू रहा है हमेशा से। छठा इंपॉर्टेंट थीम है वॉर इकोनॉमी और नैतिकता। वॉर इकोनॉमी क्या होती है? जब वॉर होता है तो उस टाइम पे सभी लोगों को उससे नुकसान नहीं होता है, कई सारे लोगों को उससे, जैसे कि जो वेपन बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे अमेरिका में बहुत सारे वेपन, उनके पास ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो उनकी उनकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बूस्ट करती है। तो ये माना जाता है कि अमेरिका में जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जो वेपन्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उनका अमेरिका की गवर्नमेंट में जो नीति निर्माण है उसमें उनकी काफ़ी हस्तक्षेप होता है, क्योंकि वो उनको उससे मुनाफा मिलता है तो वो वॉशिंगटन में या जो अमेरिका की राजधानी है, अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है, वहाँ जो है अपने लॉबिंग करते हैं वॉर के लिए, जिसको नैतिकता के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी सही माना जा सकता है। उसके अलावा युद्ध से मुनाफाखोरी भी एक इशू है। आपने देखा होगा कि युद्ध के टाइम पे खाने पीने की चीज़ें या फिर पेट्रोल वगैरह जो एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती हैं, लोग जमाखोरी करते हैं, वो एक तरीके से गलत फायदा उठा रहे होते हैं। ये आपदा के समय भी ऐसी स्थिति आती है, कहीं पर डिजास्टर स्ट्राइक करती है तो कहेंगे कि 10 रुपए की चीज जो है 50 रुपए की हो जाती है, या 500 रुपए की चीज 800 रुपए की हो जाती है। तो वो युद्ध के दौरान अगर कोई मुनाफाखोरी कर रहा है तो वो भी, उसको भी अनैतिक माना जाता है। तीसरा जो है पिछले नहीं बल्कि हमेशा से एक बड़ा इशू रहा है संसाधन युद्ध, यानी कि भले ही युद्ध के थोपने के लिए कोई भी बहाना या कोई एक्सक्यूज दे दिया जाता है, पर एक्चुअली में वॉर के पीछे कई बार किसी दूसरे देश के संसाधनों पर कब्जे की साजिश होती है। जैसे आपने इराक युद्ध में देखा 2003 में, अमेरिका ने यहाँ पे हमला किया और जो वॉर था उसका नाम क्या रखा, इंड्योरिंग फ्रीडम। बोल रहे हैं कि हम इराक में जो सद्दाम हुसैन का शासन है उसने नागरिकों की स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से बाधित किया है, उसको हम उन लोगों को फ्री करने के लिए हम लोग यहाँ पे हमला कर रहे हैं। पर बाद में हमने देखा कि इराक में जो है वहाँ के तेल के ऊपर कब्जा कर लिया गया। तो अभी हाल में आपने देखा होगा कि जो वेनेजुएला में जो है मदुरो को, वहाँ के राष्ट्रपति को पकड़ा, और उसके बाद ट्रंप ने मीडिया में बोल दिया कि हम जो है जो वेनेजुएला में जो तेल के संसाधन है उनको नियंत्रित करेंगे। तो इसको किसी भी दृष्टिकोण से युद्ध अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें अगर एक किसी हिडन या अल्टीरियर मोटिव्स जो होते हैं कुछ और होते हैं तो उसको नैतिक नहीं माना जाना चाहिए। सातवां जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आजकल लेकर के आता है, हालांकि ये हमेशा से रहा है, वो है कि प्रोपेगेंडा और इन्फॉर्मेशन एक बड़ा इशू होता है ना। उसके भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे युद्ध के दौरान प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। जैसे आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो यूरोप में या जर्मनी में जो यहूदी होते थे उनको जो है रैट्स कहा गया, चूहे कह दिया गया, तो ये नैतिक नहीं है। उसी तरीके से रवांडा बुरुंडी का वार, अपने हुतू और तुत्सियों का वार देखा, उनको तिलचट्टे बोला गया, कॉकरोच बोला गया। तो इस तरीके की टर्म्स जो अगर किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी के लिए या किसी पर्टिकुलर धार्मिक समूह के लिए इस्तेमाल होते हैं तो अमानवीय माने जाते हैं या अनैतिक माने जाते हैं। दूसरी बात, युद्ध के टाइम पे मीडिया का जो ऊपर स्टेट का काफी कंट्रोल हो जाता है, वो बहुत सारी सही इंफॉर्मेशन नहीं देता स्टेट,
उसी तरीके से कंसेंसस भी बिल्ड करता है मीडिया के जरिए। कंसेंसस बिल्ड करने का क्या मतलब होता है कि लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देकर के इस बात के लिए राजी कर देना कि जो युद्ध हम कर रहे हैं वो नैतिक है, वो सही है। जैसे आपने, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जब 2003 में इराक युद्ध हुआ था तो ब्रिटिश मीडिया ने, सॉरी ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मीडिया को जो है फेक इंफॉर्मेशन दी कि इराक में जो है बार बार वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का लॉजिक देकर के ब्रिटिश मीडिया में ये सहमति पैदा करी कि इराक में जो ब्रिटेन अमेरिका के साथ मिलकर जो हमला कर रहा है वो नैतिक दृष्टिकोण से स्वीकार्य है, क्योंकि हम सामूहिक विनाश के हथियारों को पकड़ने के लिए जो है वहां पर अपना मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं। तो गलत इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ मीडिया को इस तरीके से राजी करना कि मीडिया लोगों के बीच में फेक इंफॉर्मेशन को सही इंफॉर्मेशन देकर प्रेजेंट करे, ये भी अनैतिक माना जाता है। दूसरा एक होता है मीडिया और नैतिक असंवेदनशीलता। आपने आजकल देखा मीडिया जो है सेंसेशंस के लिए क्या करता है, वॉर को इस तरीके से प्रेजेंट करता है जैसे कोई लोगों के बीच में कोई फिल्म चल रही हो। ऐसा समझ में नहीं आता आजकल वॉर चलता है तो मीडिया किस तरीके से, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ताकि लोगों के अंदर जो है फ्री में डोपामाइन सेक्रेशन होता रहे, लोग घर में बैठ के अपने काउच में बैठ करके जो युद्ध हो रहे हैं उनको इस तरीके से देखें जैसे कोई एक्शन मूवी चल रही है। तो ये असंवेदनशीलता मीडिया नहीं दिखा सकता। अगर मीडिया असंवेदनशीलता दिखा रहा है उसको अनैतिक माना जाएगा। अगला है दुष्प्रचार। दुष्प्रचार क्या होता है कि कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष के बारे में मीडिया का यूज करके, या सोशल मीडिया में आजकल तो मीडिया की जरूरत भी नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए उसके बारे में कोई प्रोपेगेंडा फैला सकता है कि इस कंट्री के पास कुछ भी है, कि ये कंट्री जो है अपने यहाँ किसी का शोषण कर रहा है, कुछ भी लॉजिक देकर के जो है गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है, प्रोपेगेंडा फैला सकता है, ताकि उस देश के लोगों को भी भड़काया जा सके और अपने देश में अपने नागरिकों को जो है इस बात के लिए राजी किया जा सके कि जो युद्ध है वो अति आवश्यक हो गया है। युद्ध इसलिए जो है हम इसको हम मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। तो इतने पॉइंट थे, 7 डिफरेंट पॉइंट थे जिनके बेस पे हमने जो है युद्ध की नैतिकता को समझाने का प्रयास किया था। आजकल ये काफी सारे युद्ध चल रहे हैं। इस बात की संभावना है कि 2026 के मेंस में एक क्वेश्चन यहाँ से आपने देखा होगा, एथिक्स के सिलेबस में एक टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो एथिक्स का टॉपिक है उसके तहत एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। तो जब भी आए क्वेश्चन तो हो सकता हो इसमें से आप मान लीजिए कि 10 नंबर का क्वेश्चन आता है थ्योरी वाले पार्ट में, तो तब आप जो है हर जगह से 2-2 पॉइंट लेकर, अगर उसने सिर्फ इतना पूछा है कि युद्ध से उत्पन्न होने वाली नैतिक चिंताएं कौन कौन सी हैं, तो आप इन 7 पॉइंट के बेस पे एक एक सब पॉइंट लिख देंगे छोटा छोटा, और कहीं ब्रैकेट में जो है एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इनमें से वो खास चीज पे इन्हीं में से पूछता है तो फिर आपको न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धांत पूछ लिया, मान युद्ध, मान लीजिए उसने सवाल पूछ लिया क्या युद्ध को आरंभ करने के या जस्ट वॉर थ्योरी क्या है, और आप जो है कैसे सुनिश्चित, एक केस स्टडी में भी पूछा जा सकता है। केस स्टडी में वो पूछ सकता है कि जो है आपको जो है ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें जो है शांति स्थापित करने के लिए डिप्लोमेट बनाया गया है। उसके अलावा पोस्ट वॉर आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि युद्ध के बाद सभी पक्षों की नैतिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी है। तो आप क्या उपाय करेंगे? तो आप इन सारे प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए इनके कि आप इस बेसिस पे जो है एक डिसीजन लेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका हो जाएगा।